हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और कल का आप लोगों ने, मुझे पता है कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और मैट्रिसेस का आपने बेनिफिट लिया होगा, मैट्रिसेस को आप सीख भी रहे होंगे। कल आपने क्या क्या सीख लिया है? कल आपने सीख लिया है मैट्रिसेस के बारे में। किसके बारे में सीख लिया है? मैट्रिसेस क्या था, और हमने जहां तक कि पॉसिबल था तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस का बच्चों क्या कर लिया था, डिस्कशन भी कर लिया था। किसका डिस्कशन कर लिया था? टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। तो कल जहां लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था, जहां लेक्चर हम लोगों का स्टॉप हुआ था, वहां से थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। और आगे की तरफ का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को अभी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बच्चों आज ये है कि आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को भी फिनिश कर लेंगे। तो आज देखो, आज इस लेक्चर में क्या क्या कवर होगा। लेक्चर में कवर होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 3.1 कवर हो जाएगा, और डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस आपका रह गया था। बाकी के जो भी मैट्रिक्स थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स में रो क्या होती है, मैट्रिक्स की कॉलम क्या होती है, मैट्रिक्स किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर आपको कोई जनरल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, आपको कंप्लीटली मैट्रिसेस को क्या करना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। तो कल मैंने इन सब बातों को डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों जो लास्ट का मैट्रिसेस रह गया था, डायगोनल मैट्रिसेस। और क्या डिस्कस करेंगे? और डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के ढेर सारे क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप लोग तैयार हैं? ओके। और बच्चों हाँ, ये है हम लोगों का यूट्यूब चैनल जहां से आप लोग एजुकेशन ले पा रहे हो। तो बच्चों जो भी वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और एक बात जरूर, इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे होगा क्या कि जब भी मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, लाइव आऊंगा, या फिर जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपके लिए, कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो हो सकती है, कोई भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है, उस केस में आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां से अपना बेनिफिट ले पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था। अब उसके बाद डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं एक आपको आइडिया दे दूं, अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले कल मैंने ये बता दिया था बच्चों आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हम कह सकते थे जब नंबर ऑफ रोज एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होती थी, नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको जाके हम बोलते थे बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के। इसके हमने एग्जांपल भी देख लिए थे। लेकिन यहां पर बात हो रही है एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स की, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा कि कौन से डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स बच्चों मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया ए। इस मैट्रिक्स में क्या है, यहां पर लिखा मैंने 1 0 0 0 2 0 0 0 3। एक मैट्रिक्स ही हो गया बच्चों। एक मैंने अनदर मैट्रिक्स ले लिया V। इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में क्या रहने वाला है, 2 0 0 0। एक मैट्रिक्स आपके सामने V हो गया, और एक और मैट्रिक्स है आपके सामने बच्चों क्या, C। अब देखिए C मैट्रिक्स किस तरीके से है, ये यहां तक आपको क्लियर हो गया। C मैट्रिक्स है बच्चों कुछ इस तरीके से। सबसे पहले बताइए, आप लोगों को पता होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझको, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताइए बच्चों। देखो इसमें नंबर ऑफ, ये कितने मैट्रिक्स का, ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है। सर आपको कैसे पता चल जाता है ये 3x3 का है? बच्चों हमको ऐसे पता चल जाता है कि इसमें 3 रोज हैं और 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स।
3 रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, इसी वजह से इसको 3x3 का मैट्रिक्स बोलना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप बात डिस्कशन करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आ गया है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जस्ट मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में। तो यहां पर देखिए, इसमें ये कह रहा है इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे का मतलब ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब? जब आई जे के बराबर नहीं है तब। यहां पर ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बता सकते हो। यहां पर अगर मैं बोलूं a11 कितना है, a11 है 1, a22 की बात करूं तो a22 है आपका 2, a33 की बात करूं तो a33 कितना है 3। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर i किसके बराबर है, j के, और यहां पर भी i किसके इक्वल है, j के। यहां पर भी i किसके इक्वल है बच्चों, j के। इसका मतलब ऑल दीज एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स में जब a11, a22, a33, a44, a55, इसी तरीके से a11 मतलब ai, aj, अगर i j के इक्वल नहीं है, i j के इक्वल कौन से केस में नहीं है बेटा, i j के इक्वल इस केस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें। अगर i j के इक्वल नहीं है तो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, 0। यहां पर सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0। अगर इस तरीके का मैट्रिक्स आपको कहीं दिख रहा है, उसी को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं a11, a22, a33, इनको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। और इसको दो नाम दिए जाते हैं, इसको या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, इसको या तो बच्चों क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, या फिर क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल। इसको या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे बच्चों, या फिर इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे ही यहां पर देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल को देखूं तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऑल द एलिमेंट्स, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस आर 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। उसी को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। उसी को बच्चों क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस ओनली डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिसेस। किसके लिए डिफाइंड होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस। और स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। यहां पर समझ में आ गया। अब ये जो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के भी अपने कुछ टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के भी अपने क्या है बच्चों, टाइप्स। एक मैट्रिक्स होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, और एक होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, और एक होगा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, सभी कितने होने चाहिए, 0। उसी को हम बोलेंगे उसी को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स का अगर मैं डिस्कशन करूं आपसे स्केलर मैट्रिक्स का, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है इफ इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड एंट्रीज ऑन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल। अगर सारी एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस जो सारी एंट्रीज थी, प्रिंसिपल मतलब ऐसे बोला जाए कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल हैं तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। सर हमको एग्जांपल दिखाओ। लो बच्चों एग्जांपल, इतना देर तो ही ना होता है। ये देखिए यहां पर ये किसका एग्जांपल हो गया, एक ये कैसा मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, एक स्केलर मैट्रिक्स। सर क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, बेटा ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है।
वो आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई है कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। सर स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? स्केलर मैट्रिक्स इस वजह से है क्योंकि यहां पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है। और जो जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को देखो लिखने का एक और तरीका है, अनदर वे। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए। हम कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स ए, फिर यहां पे लिखेंगे डायगोनल। देखो इसका मतलब हो गया डायगोनल, DIA का मतलब हो गया डायगोनल। डायगोनल में हम यहां पे क्या लिख देंगे? 1 2 3। समझ में आ गया? डायगोनल में हम क्या लिख देंगे? 1 2 3। इतनी बात आपको क्लियर, हर किसी को क्लियर हो गई बच्चों? डायगोनल में क्या लिख देंगे? 1 2 3। और यहां पर 1 2 3 लिख के यहां पर बीच में यहां पे क्या लगा देंगे बच्चों? कॉमा लगा देंगे। इसका मतलब ये अनदर वे है, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर भी कैसे लिख सकते हो? यहां पर भी लिख सकते हो डायगोनल 2 2 2। यहां पर भी डायगोनल 1 1 1। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड एंट्रीज ऑन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, सारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इसमें इन्होंने अब ये बेटा मैथमेटिक्स की एक प्योर लैंग्वेज है। आप ये कह रहे हो कि सर ये क्या लिखा है, ये क्या बकवास लिखी है? ये एक मैथमेटिक्स की प्योर लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की प्योर लैंग्वेज। अब देखो आपको वैसे समझ आ जाएगा। अगर मैं एक जैसे एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल एक मैट्रिक्स हो गया ए, और यहां पर लिखा है, यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने लैम्डा लिख दिया, यहां 0 यहां 0 यहां 0, ये लैम्डा, ये 0 ये 0 ये 0, यहां एक लैम्डा। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कैसे है? देखो ए आई जे इज इक्वल टू 0। ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब आई नॉट इज इक्वल टू जे। आई नॉट इज इक्वल टू जे। सर इसको कंपेयर करके समझाइए बेटा, कंपेयर करके देख ले एक बार। A11 ये क्या है? ये है दूसरी रो का पहला कॉलम, ये तीसरी रो का पहला कॉलम, और ये बेटा ये पहली रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो का दूसरा कॉलम, और ये हो गया पहली रो का तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो का तीसरा कॉलम, और ये तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब यहां पर देखिए ये एलिमेंट्स आपको जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलोगे? A11 A22 और A33। इसका मतलब AI। यहां पर I किसके बराबर है? I के। वहां पर ये क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक कांस्टेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे बच्चों? ये कांस्टेंट हैं, एक ही एलिमेंट्स हैं, तो उसी को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बाकी के क्या है? बाकी के यहाँ पे 0। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है फॉर ऑल का। ये सिंबल किसका बच्चों? फॉर ऑल का। स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया यहां से? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। तो लो बच्चों एक और एग्जांपल, a इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पे ले लिया 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0, और ये कितना हो गया? 1/2। ये हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1। एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं एक 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स लूं, मैं किसका लूं बच्चों? एक 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स। देखो 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स, अगर यहां पर 1 0 0 1, इसका मतलब यहां पर जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1। डायगोनल एलिमेंट्स कितने? 1 1। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 2x2। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। सर एक और एग्जांपल V, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स ये कितने बाई कितने का? ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, देन वी कॉल इट दैट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और
यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? यूनिट हैं। इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? यूनिट हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? यूनिट। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। ओके, एक बंदा आइडेंटिटी वाला, ठीक है। यहां तक के लिए ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हो? फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप ले सकते हो। यहां पर भी देखोगे ए आई जे, जब आई किसके इक्वल है बच्चों? जे के, तो इसका मतलब एलिमेंट्स के ये कितना हो गया? A11, ये कितना हो गया? A22, और ये कितना हो गया? A33। अगर मैं इसकी बात करूं तो A11 कितना हो गया? 1, A22 कितना हो गया? 1। अगर मैं बात करूं A33 कितना हो गया? 1। इसका मतलब ए आई जे, जब आई किसके बराबर है? जे के, तो कितना होना चाहिए? 1। और जब आई जे के बराबर नहीं है तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सब किसके टाइप है? ये डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। अब देखिए ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है? और ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस को आप एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है भाई। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो देखो एक मैट्रिक्स ले लिया बच्चों, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 1 2 3 और ये 0, ये भी 0, और फोर्थ ऑर्डर का ले लिया, ये भी 0 ले लिया, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर का इसको ले लिया 5, ठीक, इसको कितना ले लिया? 5, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको ले लिया -4, इसको ले लिया 3, और इसको ले लिया बेटा 0 ले लिया, और इसको ले लिया √3, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया -1, और इसको ले लिया 3। यहां पर मुझे डायगोनल्स बताएगा कोई? डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स मैंने ये ले ली, ये डायगोनल है कि नहीं? ये इस मैट्रिक्स की क्या है बच्चों? डायगोनल। इस मैट्रिक्स की क्या है? डायगोनल। इस डायगोनल के जो बिलो वाले एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल्स के बिलो वाले एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं बच्चों? 0। इस डायगोनल्स के बिलो एलिमेंट्स कितने हैं? 0। बिलो ऑल द एलिमेंट्स कितने हैं? बिलो ऑल द एलिमेंट्स कितने हैं? 0। अगर इस डायगोनल के बिलो वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो 0 हैं, इसका मतलब ये कहलाएगा बच्चों एक अपर, ये क्या कहलाएगा? एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। क्योंकि इस डायगोनल से, ये इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, गौर से देखना, मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। हमें इस इधर साइड से कोई मतलब नहीं, हमें यहां से कोई मतलब नहीं। इस डायगोनल से बिलो वाले एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 0। अगर बिलो वाले 0 हैं तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर अपर वाले 0 हैं तो ये कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ये क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो यहां आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इस मैट्रिसेस के अगर नीचे के एलिमेंट 0 हैं तो उसको हम कहलाएंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर इस मैट्रिसेस से ऊपर के सभी एलिमेंट्स या सभी एंट्रीज 0 है तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश की। सर यहां पर 0 आ जाए तो कोई फर्क नहीं, हमें कहां देखना है? डायगोनल से बिलो वाले 0 सभी, तो इसका मतलब अपर। डायगोनल से ऊपर वाले सभी 0 तो उसको लोअर। इफ आई जे इज इक्वल टू 0, अगर इसको बच्चों, इसको अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, इसको समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। ओके देखो, अगर इसको एलिमेंट्स को मैं बनाने की कोशिश करूं, A11, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा बच्चों सेकंड रो फोर्थ कॉलम।
ये हो जाएगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ रो थर्ड कॉलम, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम। इतनी बात क्लियर है। ये क्या कहलाएंगे इसके, ये कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये बन गया इसका डायगोनल, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर A21, A31, A41, A32, A42, A43, इन सभी केस में इनको क्या पढ़ते हैं, आई, इनको क्या पढ़ते हैं, आई। ये आई होता है कि नहीं होता है, अगर ये आई है तो आई ग्रेटर देन जे। सुनना, इसका जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, किस तरीके से लिख रहा हूं, जनरल डिस्क्रिप्शन। ए आई यहां पर क्या है, ग्रेटर देन जे, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। इसका मतलब जब आई ग्रेटर देन होगा किससे, जे से, तो देखो इन सब में जो मैंने सर्कल कर रखे इन सब में आई ग्रेटर देन है जे से, इसका मतलब वो सभी एलिमेंट्स कितने होंगे, वो सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, किसके लिए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो देखो वो सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए। और एंट्रीज बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, इसका मतलब ऑल एंट्रीज बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0 कॉल्ड upper triangular matrices, and all entries above the principal diagonals are 0 called lower triangular matrices, उसको बोलेंगे lower triangular matrices। देखो lower triangular matrices क्या है, lower triangular matrices में अगर आप देखोगे यहां से lower triangular matrices को अगर मैं डिफाइन करूं, ये सारे एलिमेंट्स देखो, ये फिर से बनाऊंगा और देखना इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस यहां पर जो मैट्रिसेस को मैं डिफाइन करूंगा वो कितने ऑर्डर का लूंगा, 3 ऑर्डर्स का। कितने ऑर्डर का, यहां पर एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बच्चों में 3 ऑर्डर्स का, जिसमें ये हो गया A11, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया बच्चों A22, और ये हो गया आपका A33, और ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्रिएट हो गया। ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। एग्जांपल, तो ये कहलाएगा, देखो अगर ये यहां पर मैं फिल कर दूं, जैसे मैंने यहां पे फ्री कर दिया 3, मैंने यहां पे क्या फिल कर दिया बच्चों 3, और यहां पर फिल कर दिया मैंने 2, और यहां पर फिल कर दिया 1, और यहां पर फिल कर दिया 0 0 0, और यहां पर 3 0 3 0 और 1। ये बात बहुत अच्छे से सुनना मेरी, ये इसका क्या है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जो एंट्रीज हैं, अबव एंट्रीज का मतलब ये और ये जो अबव एंट्रीज हैं प्रिंसिपल डायगोनल से, ये सारी की सारी एंट्रीज कैसी हैं बच्चों, 0। इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आ गई। इफ Aij इज इक्वल टू 0, Aij इज इक्वल टू 0, इनको क्या पढ़ोगे, A12 कितना है 0, A13 कितना है 0, और ये कितना है A23 कितना है 0। इन सब में अगर आप देखोगे तो J, I क्या है, I लेस देन है किससे बच्चों, J से। अगर I लेस देन J है तो इसका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। इसी को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इस केस में जो I है वो लेस देन है किससे, J से। इसी को बोलेंगे बच्चों क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और ऑल एंट्रीज अवर प्रिंसिपल डायगोनल्स, ऑल एंट्रीज अबव प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, इसी को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों,
नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जाग जाइए, सुबह हो गई है, जाग जाइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 3.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 3.1। 3.1 एक्सरसाइज को तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले मुझे बिना देखे, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आता है तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि ये कितने बाई कितने मैट्रिसेस का ये क्या है, कितने बाई कितने मैट्रिसेस का बच्चों ये क्या गिवन है, जल्दी से बताइए। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है। तो देखिए मैट्रिसेस के ऑर्डर के लिए ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। फिर ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात, तो जल्दी जल्दी बताना मुझे। इसमें रो कितनी है, रो 1 1 2 3। इसका मतलब रो कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं यहां पे लिखूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज हैं 3। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कॉलम्स की, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो जल्दी बताइए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये क्या होता है, जनरल ऑर्डर होता है m/n। इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया इसका 3/4। इसको 3 into 4 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 3/4। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देखो। सेकंड क्वेश्चन में है कि दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पिछली क्लास में क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, mn। इसका मतलब m कितना गिवन है आपको, m गिवन है 3 into 4। ये कितना हो गया टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स हो गए 12। और इसके अंदर आप एलिमेंट्स भी गिन सकते हो, कितने हैं 12 एलिमेंट्स है। अगला है राइट दी एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। इस तरीके से आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। तो देखिए थर्ड वाले में ये क्या लिखा है, A13। इसका मतलब यहां पर 1 क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। 1 क्या बता रहा है, 1 बता रहा है रो और 3 बता रहा है कॉलम। इसका मतलब ये पहली रो के थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो पहली रो ये हो गई बच्चों, पहली रो, इस पहली रो का थर्ड कॉलम यही है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19। अब सेकंड पूछा है A21। सेकंड कितना पूछा है, A21। इसका मतलब इसमें इस 2 में ये किसमें, सेकंड रो का, और ये किसमें, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये कितना हो गया, 35। इसी तरीके से बच्चों आप यहां पर लिख लेंगे, सारे नंबर्स लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पर किसी को लिख लोगे, वेरी गुड। देखिए सेकंड, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर ये कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 24 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हाँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा मैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अगर एक मैट्रिक्स है बच्चों और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m/n, तो उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, m into n। कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चों, m into n। इसका मतलब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, 24। इसका मतलब
सो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 24 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये कह रहा है कि कितने ऐसे मैट्रिसेस हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, प्रेजेंट हो। क्या हो? 24 एलिमेंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो। तो देखिए इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मैं बना रहा हूं। इसके क्या बना रहा हूं बच्चों? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स 24 का सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 1 इंटू 24 कॉमा एक क्या हो सकता है? 24 इंटू 1। एक क्या हो सकता है बच्चों? 3 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 3 पॉसिबल ऑर्डर पेयर। और कौन सा पॉसिबल है? 6 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 6। इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर पेयर। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। अब इनका मतलब क्या देखो, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? एक मैट्रिसेस जो कितने का होगा? 1/24 का होगा, जिसमें एक कॉलम होगा, मतलब सॉरी जिसमें एक रो होगी और कॉलम कितने होंगे? 24। एक रो होगी बच्चों और कॉलम कितने होंगे? 24। कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई? 24 कॉलम्स होंगे। आपको क्लियर है यहां तक? 1 इंटू 24। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स पॉसिबल है बच्चों जिसका ऑर्डर कितना होगा? जिसका ऑर्डर होगा 24 इंटू 1। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3/8। इसी तरीके से ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपको बता दिए मैंने। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, 6 मैट्रिसेस हम बना सकते हैं जिसके अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स होंगे? 24 एलिमेंट्स पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर कोई मैट्रिसेस है जिसके पास, अगर कोई मैट्रिसेस है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच्चों? 13। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है, इसका मतलब m n इंटू कितना हो गया? 13। क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं? इसके दो ही ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर बच्चों क्या बनेगा? एक ऑर्डर पेयर बनेगा 13 इंटू 1 और एक ऑर्डर पेयर बनेगा 1 इंटू 13। इसका मतलब इसके ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं? 2। और हम इसके दो ही मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें पहले में क्या हो? 13 रो हो और एक कॉलम हो, और सेकंड क्या हो? 1 रो हो और 13 क्या हो? कॉलम। इतने समझदार मत बन जाना बेटा कि यहां पर आधी रो हो और 13/2 कॉलम, मतलब सॉरी 2 रो 2 कॉलम है और 13/2 रो हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये 2 पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 18 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो कितने मैट्रिसेस के ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं? और 18 हैं तो कितने? इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं? 18। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 18। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब m इंटू n कितने के बराबर इक्वल हो गया बच्चों? 18 के इक्वल हो गया। इसका मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर हैं? नाउ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, नाउ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितना बनेगा? एक बनेगा 1 इंटू 18 और एक कितना बचेगा बच्चों? 18 इंटू 1। एक बनेगा 3 इंटू 6 और एक कितना बनेगा? 6 इंटू 3 और एक बनेगा 2 इंटू 9 और एक कितना बनेगा? 9 इंटू 2। और भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है क्या? बताइए। मुझे नहीं लगता और पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब समझ में तो आ गया होगा। एक मैट्रिक्स हो गया जिसका 1 इंटू 18, एक मैट्रिक्स हो गया बी, उसका कितना होगा? 18 इंटू 1 ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर वाली कहानी समझ में आ गई। एक मैट्रिक्स हो गया सी
जिसका कितना होगा 3/6। ऐसे ही कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है 1। ऐसे ही कितने बच्चों ऑर्डर पेयर पॉसिबल है बताइए। एक हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं। अगर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना बनेगा बच्चों 1 into 5 और 5 into 1, ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे और इसके अलावा कोई अलग ऑप्शंस नहीं है। सेकंड देखिए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। अब बच्चों क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है बच्चों, एक मैट्रिक्स को क्रिएट करना है। और मैट्रिक्स कैसा है 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। किसका मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों 2x2 का। किसका मैट्रिक्स होना चाहिए 2x2 का। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है। देखो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये सब इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ अब देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, पहला पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स। आपको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है बच्चों 2x2। इसका मतलब सबसे पहले ये बिल्कुल जस्ट बेसिक से बता रहा हूं, आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लो। A11 ये क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट्स लिख लोगे, ठीक है। और आपको एक जनरल एलिमेंट्स कितना गिवन है, जनरल एलिमेंट्स गिवन है Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना गिवन है, ठीक है। अब यहां से बच्चों, यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले A11 की वैल्यू को इवॉल्युएट करेंगे, A12 की वैल्यू को इवॉल्युएट करेंगे, A21 और A22। इन वैल्यूज को इवॉल्युएट करने के बाद यहां पर इन वैल्यूज को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और इन वैल्यूज को जैसे ही यहां पर पुट करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखिए किस तरीके से, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सबसे पहले बच्चों A11 की वैल्यू को इवॉल्युएट किया। A11 की वैल्यू किस तरीके से आएगी, I की जगह कितना रखना है मुझे 1 और J की जगह बच्चों कितना रखना है 1। इसका मतलब 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1, इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया। अब इसी तरीके से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है A21 की। अगर मैं A21 की वैल्यू को इवॉल्युएट करूंगा तो देखिए A21 इसका मतलब I की जगह सबसे पहले मुझे 2 रखना है और J की जगह बच्चों 1, J की जगह कितना रखना है 1, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, ये आ गया 2 प्लस 1 3 और 3 का होल स्क्वायर 9, ये आ गया बच्चों 9/2। इसी तरीके से मुझे यहां पर A12, अब वैल्यू किसकी इवॉल्युएट करनी है A12। इसका मतलब I को किससे रिप्लेस करोगे, I को 1 से और J को 2 से, इसका मतलब उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9 डिवाइडेड बाई A22। A22 को इवॉल्युएट करो 2 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया 4 और 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरीके से ये वैल्यूज को बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे इवॉल्युएट, एक वैल्यूज हो गई 9/2, ये वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई। अब इन वैल्यूज को हम इस मैट्रिक्स में क्या कर देंगे ए। अब देखो A11 कितना आ गया, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A21 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 9/2, ठीक। और A12 की वैल्यू कितनी आई है, A12 की भी वैल्यू 9/2 आई है, ठीक है। और A22 की वैल्यू कितनी आई है, A22 की वैल्यू 8 आई। इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गया और ये मैट्रिक्स कितने का है 2/2 का मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर बच्चों, बाकी के इन पार्ट्स को आप कर लोगे एज इट इज, सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट आप कर लोगे इसी तरीके से, इसी सिचुएशन से आपको करने हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर अच्छी बात यह है 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो ये सबसे पहले आप 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लोगे, एक जनरल मैट्रिक्स ड्रॉ कर लोगे, उस जनरल मैट्रिक्स में इन एंट्रीज की वैल्यू को इवॉल्युएट करते चले जाओगे विद द हेल्प ऑफ ए जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर
बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बनाना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा वाला पार्ट कराऊं बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा वाला पार्ट, तो मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। देखो सब इसमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा सॉल्यूशन और एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया बच्चों, 3 कितना 3x4 का। 3x4 का मतलब 3 क्या हो गई इसकी रोज और 4 क्या हो गए इसके कॉलम्स। इसका मतलब 3 रोज और मुझे क्या बनाने हैं बच्चों, 4 कॉलम्स बनाने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। रो कितनी रखनी बच्चों, 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है, सबसे पहले बताइए क्या इसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और ये मैट्रिक्स हमने कितने बाई कितने का क्रिएट कर दिया, 3x4 का क्रिएट कर दिया। इस मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या डिफाइन करना है, इस मैट्रिक्स के लिए यहां से वैल्यूज को इवोल्युएट करना है, ये ध्यान रखना। अब वैल्यूज को देख किस तरीके से, वैल्यूज को किस तरीके से इवोल्युएट करना है, ध्यान देना बच्चों। a11 सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, a11 इस एक्सप्रेशन से, तो यहां पे कितना लिखा है 1/2 मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का सिंबल होता है -3, i की जगह बच्चों पुट करोगे 1 प्लस j की जगह भी कितना पुट करोगे 1 और मॉड्यूलस। ये कितना आ गया इवोल्युएट करने पर, ये इवोल्युएट करने पर आएगा -3 में से बन गया बच्चों कितना आ गया -2 और मॉड्यूलस, तो ये ओवरऑल आ गया आपका 1। इसी तरीके से आप इवोल्युएट करोगे a21 इवोल्युएट करो, a21 वैल्यूज रखो, यहां पर i की जगह वैल्यूज रखो 2, i की जगह वैल्यूज रखोगे 2, तो ये हो गया -6 में से बन गया, तो ये हो गया बच्चों -5, लेकिन मॉड्यूलस है तो ये आ जाएगा -5 और मॉड्यूलस है तो कितना आ गया 5/2। इसी तरीके से बच्चों इवोल्युएट करोगे a31 को इवोल्युएट करो, a31 को यहां पर इवोल्युएट करोगे a31 को, तो 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू 3, i की जगह 3 प्लस j की जगह कितना 1, और इसको इवोल्युएट किया तो ये कितना आ जाएगा -9 में से बन गया -8 और ये और मॉड्यूलस लेंगे तो बच्चों 4, ये आ गई एंट्री 4। इस तरीके से यहां पे एंट्रीज निकल के आ गई, यहां तक क्लियर है बच्चों, ये एंट्रीज निकल के आ गई। और भी एंट्रीज यहां पे आप फाइंड आउट करोगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर a12 की, किसकी बात करूं a12 कितना आएगा, a12 आएगा 1/2 मॉड्यूलस a12, इसका मतलब -3 प्लस 2, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा बच्चों 1/2। इसी तरीके से आप इवोल्युएट करोगे a22, तो a22 को इवोल्युएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस a22, इसका मतलब यहां पर -3 इंटू 2 और प्लस के कितना 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 प्लस के 2, ये आ जाएगा -4 और 2, इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों 2। इसी तरीके से इन सारी वैल्यूज को आप क्या कर लोगे बच्चों, इवोल्युएट कर लोगे। यहां कितना आ गया a22 आ गया, ऐसे ही नेक्स्ट किसका है a32 का, a32 की वैल्यू इवोल्युएट करो, a32 की वैल्यू को इवोल्युएट करोगे तो a32 यहां पर रखोगे बच्चों कितना 3, यहां पर कितना रखोगे a32, इसका मतलब 1/2
मॉड्यूलस माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2। इवॉल्वेट करोगे ये आ गया a32 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 9 और प्लस के 2 मॉड्यूलस ऑफ 7। इसका मतलब ये आ गया बच्चों 7/2। तो इसी तरीके से बच्चों इन सारी वैल्यूज को आप क्या करते जाओगे, इवॉल्वेट करते जाओगे। इन सारी वैल्यूज को क्या कर लोगे बच्चों, इवॉल्वेट, इसी तरीके से इवॉल्वेट। अब देखो मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं, यहां पर सबसे सिंपल वे में आपको क्या करना है, कुछ कैलकुलेशंस आपको अपने माइंड में ही कर लेनी है। कुछ कैलकुलेशंस कहां कर लेनी है, आपको अपने माइंड में। इतनी बात ध्यान रखना, माइंड में देखो कैलकुलेशंस कैसे करोगे। a11 की वैल्यू कितनी हो गई 1। a21 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5/2। a31 की वैल्यू कितनी हो गई 4। a12 की वैल्यू कितनी इवॉल्वेट करी हम लोगों ने 1/2। a22 की वैल्यू 2। a32 की वैल्यू आ गई आपकी 7/2। आप अगर आपको सिंपली करना है तो इसी पैटर्न पर आप आगे की वैल्यूज को इवॉल्वेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कुछ कैलकुलेशंस आपको कहां करनी पड़ेगी, अपने माइंड में। अब देखिए a13 की वैल्यू इवॉल्वेट करना है, जिसका मतलब i की जगह मैं कितना पुट करूंगा बच्चों 1। i की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे माइनस के 3, और यहां पर j की जगह कितना पुट करूंगा 3, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 0। ओवरऑल कितना आ गया 0। अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, तो 3 यहां पर i की जगह कितना रखोगे 2, और ये कितना हो गया माइनस के 6 और प्लस के 3, ये कितना आ जाएगा 3/2। फिर a33 यहां पर कितना पुट करोगे 3 पुट करोगे तो 3 3 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, कितना आएगा बच्चों माइनस के 6, और मॉड्यूलस इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से आप a14 यहां पर i की जगह कितना पुट करोगे बच्चों 1, और यहां पर कितना पुट करोगे 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2। ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। i की जगह आपने 1 पुट किया, i की जगह यहां पर रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। i की जगह रखोगे बच्चों 2, इसका मतलब माइनस के 6 और माइनस के 6 प्लस 4, इसका मतलब ये आ जाएगा बच्चों मॉड्यूलस है तो 1। अब बात आती है a34 की, तो a34 इसका मतलब i की जगह कितना पुट करोगे 3 3 3 9, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा बच्चों 5/2, और ये क्रिएट हो गया एक जनरल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्या क्रिएट हो गया बच्चों एक जनरल मैट्रिक्स, और इस जनरल मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको आपने इवॉल्यूएट तो कर ही लिया है, इवॉल्यूएट तो कर ही लिया है जनरल मैट्रिक्स की वैल्यू को, ठीक है, इतना इवॉल्यूएट कर लिया हम लोगों ने, ठीक। इसी तरीके से आप इस सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हो, जो मैंने पैटर्न बताया है इसी पैटर्न से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन 6 में करा चुका हूं, बताओ। सबसे पहले मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर 1 में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन जो है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर ही डिपेंड है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने क्या बताया था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में बताया था कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब every element of matrix A is equal to the corresponding elements of matrix B। इसका मतलब मैट्रिक्स A का A11 और मैट्रिक्स B का B11 दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो यहां पर भी देखिए बच्चों मैं पहला ये वाला कर रहा हूं, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ठीक। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, यहां पर 4 किसके इक्वल होगा बाई के, तो 4 इज इक्वल टू बाई, और 3 किसके इक्वल होगा बच्चों जेड के, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू जेड। x किसके इक्वल होगा 1 के, तो x हो गया 1 के, और 5 किसके इक्वल होगा 5 के। इक्वालिटी तभी डिफाइंड होती है जब दोनों के ऑर्डर कैसे होते हैं सेम। तो इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर देखिए सेम है। ये कितने का 2/2 का, ये भी 2/2 का, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का, ये कितने ऑर्डर का है, ये 3/1 का है, और ये भी कितना है 3/1 का है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में x प्लस बाई किसके बराबर होगा 6 के, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 6, और 2 तो इक्वल है बच्चों 2 के, और यहां पर 5 प्लस जेड किसके बराबर हो गया, 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो गया 5 के, तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई
z की वैल्यू 0 आ गई, और x बाई किसके इक्वल है, 8 के। यहां से एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों x बाई इज इक्वल टू 8। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर इनके कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे, इनके भी कहानी बहुत ही अच्छी है। देखिए इन दोनों को, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां से बाई की वैल्यू को निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसका मतलब x और 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे बच्चों तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, और x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का? इतनी बात बच्चों आपके समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। और यहां से पॉसिबल x की वैल्यू आ जाएंगी 4 और 2। इन x की वैल्यूज को, इन x की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इन x की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज। जब x की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू व्हेन x की वैल्यू यहां पे 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चों, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और जब हम x की वैल्यू को 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फिर यहां पर हम पेयर बना सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है, अरे भाई ये कहां चल रही है कहानी, ये ठीक है अब सही है, ये मैट्रिक्स नहीं था, ठीक है। अब समझ आ गई बात। यहां इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सिंपल है। देखो बाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। बाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और x की वैल्यू 2 आ गई तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, कर लेना इन क्वेश्चंस को। अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कौन सी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इन वैल्यूज को। देखो ये वाला मैट्रिक्स, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब ये बड़ा इक्वल हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1, और एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन यहां से बनेगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से तो ये क्लियर ही हो गया कि 2a किसके इक्वल है बच्चों, b के। यहां से एक इक्वेशन इसको बोल दिया, एक इक्वेशन 2, ये इक्वेशंस बन गई बच्चों 3, और एक इक्वेशंस बन जाएगी 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशंस बन जाएगी 4। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब b की जगह बच्चों हम यहां पे क्या पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम, ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, 1 और 3 से, 1 और 3 से देखो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे। b की जगह b को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, b को रिप्लेस कर दिया 2a से, तो a माइनस के 2a इज इक्वल टू माइनस के 1। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू 1। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो पुट इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू 1 आ गई तो जैसे ही इक्वेशन 2 में पुट करोगे a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर आपके पास c की वैल्यू आ गई तो पुट इन 4,
पुट इन 4। जैसे ही सी की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से आप यहां पे जो भी वैल्यू इवॉल्युएट करने के लिए बोला गया था, ए बी सी डी, इन वैल्यूज को इवॉल्युएट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो यहां पर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों तभी पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब यहां पर ऑप्शन से आप चेक करोगे, सुना, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मतलब ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स में ये कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। कब? जब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाए बच्चों, इक्वल। तो ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूं। अगर मैंने यहां पर x की जगह, देखो यहां मैं बात कर रहा हूं यहां से, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं बच्चों माइनस के 1/3, सुनना, x की वैल्यू जैसे ही अगर मैंने यहां पे माइनस के 1/3 पुट किया, मैंने यहां पर x की जगह कितना पुट किया, माइनस के 1/3 प्लस 7, ये कितना आ गया, ये माइनस के 1 और प्लस के 7, ये आ गया 6। इधर 6 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। अब मैंने पुट किया ऑप्शन सी, x की जगह पुट किया माइनस के 2/3, या माइनस के 2/3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं पुट करूंगा x की जगह, आप y भी पुट करके देख सकते हो। इस बार मैं y पुट करके देख लूं, तो चलो y पुट करके देख लेता हूं। y की वैल्यू बच्चों मैंने यहां पर रखी माइनस के 2/3, तो माइनस के 2/3 प्लस 3 8, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं। हमें क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने बाई कितने ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर्स का, जिसमें ईच एंट्री को किससे रिप्लेस किया जाए, 0 और 1 से। किससे रिप्लेस किया जाए बच्चों, 0 और 1 से। तो देखो 0 और 1, अगर मैं बात करूं एवरी एंट्री की, अगर बच्चों में किसकी बात करूं, एवरी एंट्री की बात, एंट्री के केस में, एवरी एंट्री के केस में यहां पर ये हो जाएगा कि एक मैट्रिसेस बना लूंगा। यहां पर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं 3/3 में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, 9 पॉसिबल है। कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, 9 एलिमेंट्स पॉसिबल है। और 9 एलिमेंट्स अगर पॉसिबल हैं तो यहां पर ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज बोल रहा हूं, ये एंट्रीज, ये बच्चों ये वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी हैं। और इस एंट्रीज में मैं क्या फिल कर सकता हूं, इस एंट्रीज में मैं फिल कर सकता हूं, यहां पर 0 फिल कर सकता हूं, या फिर 0, या फिर मैं क्या फिल कर सकता हूं, यहां पर 1। इसका मतलब 0 और 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 2⁻⁹ कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9 हमारे पास वैकेंसीज हैं। उन वैकेंसीज पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, चॉइस कितनी है, 2 चॉइस है। इसका मतलब 2⁻⁹। आंसर आ गया ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को क्या कर लिया, फिनिश कर दिया। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जो चीज पूछनी है उसको नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर लूंगा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी, आप इसका बेनिफिट ले पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।